आज लेखा शास्त्र में पाठ 2 के अंतर्गत प्रश्न उत्तर के बारे में देखेंगे। प्रश्न है, लेखांकन की आधारभूत मान्यताएं या अवधारणा से क्या आशय है। तो इसका उत्तर ये होगा, लेखांकन की मान्यताएं या अवधारणा से आशय विभिन्न व्यावसायिक सौदों को लिखने हेतु व्यक्त किए गए तर्क संगत विचारों से है, जिन्हें बिना प्रमाण के स्वीकार कर लिया जाता है। परिभाषा भी है E.L. कुल्हर के शब्दों में, कोई निश्चित विचार जो क्रमबद्धीकरण का कार्य करता है अवधारणा कहलाता है। तो इस प्रकार से इसका आशय ये है कि लेखांकन की मान्यताओं या अवधारणाओं में व्यावसायिक लेन देनों का लेखांकन करने के लिए उन सभी स्वीकृत तथ्यों या विचारों तथा कल्पनाओं को शामिल किया जाता है जिनसे लेखांकन सिद्धांतों को प्रतिपादित करना संभव हुआ। इसका अगला प्रश्न है कि लेखांकन की अस्तित्व मान्यता या अवधारणा से क्या आशय है। तो इसका उत्तर ही होगा। तीसरा, मुद्रा मापन की मान्यता से क्या आशय है। तो इसका उत्तर यहाँ पर ही दिया हुआ है। इसके बाद अगला प्रश्न, लेखांकन के रोकड़ आधार एवं लेखांकन के अर्जित आधार में क्या अंतर है। तो यहाँ पर ये अंतर दिया हुआ है, 4 अंतर है। इसका पीछे और अगला पेज में दिया हुआ है 5, 6, 7, 8, टोटल 8 अंतर हैं इसके। इसके बाद अगला प्रश्न है, लेखांकन सिद्धांत से क्या आशय है। इसका उत्तर ये है, लेखांकन के सामान्य नियम ही लेखांकन सिद्धांत कहलाते हैं। वास्तव में ये नियम दिशा निर्देशक का कार्य करते हैं, जिन्हें सौदों का लेखा करने व वित्तीय विवरण तैयार करते समय ध्यान में रखा जाता है। एक परिभाषा भी है यहाँ रॉबर्ट एन एंथोनी के शब्दों में, लेखा अवधि के नियमों तथा प्रथाओं का सामान्यता सिद्धांत कहा जाता है। तो ये इसका उत्तर हुआ। इसके बाद अगला प्रश्न है, लेखांकन सिद्धांत की विशेषताएं या प्रकृति कौन कौन सी है। तो इसका उत्तर ये है, लेखांकन के सिद्धांत की निम्नलिखित विशेषता है। पहला, मनुष्यकृत सिद्धांत। दूसरा, 3 तत्वों की मान्यता। तीसरा, प्रगतिशीलता। चौथा, विस्तृत सूची का भाव। 5वां, सिद्धांतों के प्रयोग में अंतर। ये इसका उत्तर हुआ। इसके बाद अगला प्रश्न है, लेखांकन प्रमाप का क्या अर्थ है। तो इसका उत्तर ये है, लेखांकन नीतियों में समरूपता लाने के उद्देश्य से पेशेवर लेखांकन संस्थाओं द्वारा समय समय पर ऐसे लिखित विवरण या दस्तावेज जारी किए जाते हैं जिनमें वित्तीय विवरण तैयार कर प्रस्तुत करने के एक समान नियम और व्यवहार निश्चित किए गए होते हैं। निश्चित किए गए नियम और व्यवहार ही लेखांकन प्रमाप कहे जाते हैं। एक परिभाषा भी यहाँ पर दे सकते हैं, कुल्हर के शब्द अनुसार, लेखांकन प्रमाप रीति रिवाजों, कानून अथवा पेशेवर संस्थाओं द्वारा लेखाकारों पर लागू की गई आचार संहिता है। इसके आशय के साथ या अर्थ के साथ एक परिभाषा लिख सकते हैं। उसके बाद है, लेखांकन प्रमाप का महत्व या आवश्यकता बताइए। प्रश्न है, लेखांकन प्रमाप का अर्थ लेखांकन प्रमाप का महत्व या आवश्यकता बताइए। तो इसका उत्तर ये है, लेखांकन प्रमाप का महत्व या आवश्यकता में पहला है वित्तीय विवरणों की विश्वसनीयता प्रामाणिकता के लिए। दूसरा, वित्तीय हितों के संघर्ष को सुलझाने के लिए। तीसरा, हेराफेरी कपट की संभावना को रोकने के लिए। ये तीनों पॉइंट इसके अंतर्गत आएंगे इस उत्तर में, और इसका डिटेल या विस्तृत वर्णन यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद अगला प्रश्न है, लेखांकन सिद्धांत तथा लेखांकन प्रमाप में क्या अंतर है। तो यहाँ पर ये अंतर दिया हुआ है, लेखांकन सिद्धांत एवं लेखांकन प्रमाप में अंतर। कुल 5 अंतर दिया हुआ है दोनों में, ये इसका उत्तर होगा। इसका अगला प्रश्न होगा, दोहरा लेखा प्रणाली से क्या आशय है। तो दोहरा लेखा प्रणाली का आशय यहाँ पर दिया हुआ है, ये इसका उत्तर होगा। इसको यहाँ तक लिख सकते हैं, पूरा चार्ट के द्वारा कैसे दर्शाया गया है दोहरा लेखा प्रणाली का आशय। इसका उत्तर यहाँ से लेकर के यहाँ तक होगा। अगला प्रश्न है, दोहरा लेखा प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पर 7 पॉइंट दिया हुआ है दोहरा लेखा प्रणाली की विशेषता। पहला, 2 पक्षों में लेखा। दूसरा, न्याय संगत प्रणाली।
तीसरा पूर्ण वैज्ञानिक प्रणाली, चौथा निश्चित उद्देश्य का होना, पांचवा वैधानिक मान्यता प्राप्त, छठवां खातों का वर्गीकरण, सातवां खातों की गणितीय संबंधी शुद्धता की जांच संभव। और ये पूरा 7 पॉइंट का विस्तृत वर्णन यहाँ पर लिखा हुआ है, ये इसका पूरा उत्तर होगा। दोहरा लेखा प्रणाली की विशेषताएं। इसके बाद अगला प्रश्न है दोहरा लेखा प्रणाली के उद्देश्य बताइए। तो पहला है छल कपट रोकना। दोहरा लेखा प्रणाली के दूसरा उद्देश्य है व्यवसाय की लाभार्जन शक्ति ज्ञात करना। तीसरा वास्तविक आर्थिक स्थिति की जानकारी। चौथा कानूनी आवश्यकताओं को पूर्ण करना। पांचवा लेखों की गणितीय शुद्धता की जांच करना। छठवां भावी योजनाओं के लिए आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराना। ये यहाँ पर पूरा 6 पॉइंट दिया हुआ है दोहरा लेखा प्रणाली के उद्देश्य। अगला प्रश्न है दोहरा लेखा प्रणाली के लाभ या गुण बताइए। तो दोहरा लेखा प्रणाली के लाभ या गुण पूरे 10 पॉइंट दिए हुए हैं। पहला है लेखों की संपूर्ण जानकारी। दूसरा खातों का वर्गीकरण। तीसरा खातों की शुद्धता की जांच संभव। चौथा जालसाजी पर नियंत्रण। पांचवा प्रबंध कार्य के लिए उपयोगी। छठवां लाभ हानि का ज्ञान। सातवां आर्थिक स्थिति का ज्ञान। नंबर 8 तुलनात्मक अध्ययन संभव। नंबर 9 समायोजन की सुविधा। और 10वां नंबर है लोचदार। ये दोहरा लेखा प्रणाली के लाभ या गुण हैं। कुल 10 पॉइंट दिए हुए हैं और इसका विस्तृत वर्णन भी है। अगला प्रश्न है दोहरा लेखा प्रणाली के दोष या हानियां बताइए। तो दोहरा लेखा प्रणाली के दोष या हानियां हैं। पहला छोटे एवं अशिक्षित व्यापारी के लिए अनुपयुक्त। दूसरा अधिक खर्चीली। तीसरा नियमों की क्रियाशीलता में कठिनाई। चौथा दीर्घक्रम। पांचवा भ्रामक निष्कर्ष की आशंका। छठवां त्रुटियों का पता लगाना कठिन। ये टोटल 6 पॉइंट यहाँ पर दिए हुए, इसका विस्तृत वर्णन भी दिया हुआ। ये इसका उत्तर होगा दोहरा लेखा प्रणाली के दोष या हानियां। उसके बाद अगला प्रश्न दोहरा लेखा प्रणाली के प्रमुख सिद्धांत। तो दोहरा लेखा प्रणाली पर प्रमुख सिद्धांत में पहला है दोनों पक्षों पर प्रभाव। दूसरा दो प्रकार का प्रभाव। तीसरा विपरीत पक्ष में प्रभाव। चौथा 2 खातों में एक साथ लेखा। तो ये दोहरा लेखा प्रणाली के प्रमुख सिद्धांत हैं। पहला 2 पक्षों का प्रभाव। दूसरा 2 प्रकार का प्रभाव। तीसरा विपरीत पक्ष में प्रभाव। चौथा 2 खातों में एक साथ लेखा होना। और इसका विस्तृत वर्णन दिया हुआ है। इसके बाद अगला प्रश्न है दोहरा लेखा प्रणाली के कौन कौन से चरण है। तो दोहरा लेखा प्रणाली के चरण जो है 3 हैं। प्रारंभिक लेखा, वर्गीकरण या खाता बही, और सारांश या अंतिम खाते। पहला प्रारंभिक लेखा, दूसरा वर्गीकरण या खाता बही, तीसरा है सारांश या अंतिम खाते। ये इसका उत्तर होगा दोहरा लेखा प्रणाली के चरण। पहला प्रारंभिक लेखा, दूसरा वर्गीकरण या खाता बही, तीसरा सारांश या अंतिम खाते। इसके बाद पाठ के अंत में 1 अंक के प्रश्न उत्तर भी बहुत सारे दिए हैं, इसको भी याद करना है। इसमें छोटे छोटे प्रश्न जो 1 नंबर के 1 अंक के प्रश्न रहते हैं वो हैं। इसका उत्तर भी यहीं पर दिया हुआ है। कुल इसमें 22 प्रश्न दिए हुए हैं 1 अंक के प्रश्न के उत्तर के अंतर्गत। ये पूरे हैं सब। इसका उत्तर भी वहीं पर लिखा हुआ है और इधर भी है। इसके बाद अभ्यास में भी दिया हुआ है खाली स्थान। एक शब्द में उत्तर दीजिए, सत्य सत्य या सही जोड़ी। इसका भी अभ्यास करना है प्रश्न उत्तर के रूप में। अभ्यास प्रश्न में भी ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, खाली स्थान। एक वाक्य में उत्तर दीजिए, सत्य सत्य, उचित संबंध जोड़िए। इनका भी अध्ययन करना है।